नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी में पार्ट नंबर 46। देखिएगा, इससे जो प्रीवियस क्लास अपनी चल रही थी उसके अंदर अपना चल रहा था रिप्रोडक्टिव साइकिल। टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसके लिए आपको बताया था कि मादा और कौन सी मादा, स्तनधारी मादाओं के जननांगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल या जनन चक्र कहलाते हैं। अब आपको बताया था कि रिप्रोडक्टिव साइकिल को दो भागों में बांटा जाता है, ओएस्ट्रस साइकिल और दूसरा था मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा कौन सा था? मेंस्ट्रुअल साइकिल। दो भागों में बांटा जाता है, दोनों में अंतर आपको बता दिया था। ओएस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट फीमेल में पाई जाती है, वेजाइना से कोई भी रक्त का प्रवाह नहीं होता है और ये ऋतु प्रजनक होते हैं, इनमें हीट पीरियड पाया जाता है। जबकि ये प्राइमेट फीमेल में पाई जाती है, वेजाइना से रक्त का प्रवाह होता है 1 से 5 दिन तक लगभग, और उसके अलावा ये ऋतु प्रजनक नहीं होते, वर्ष प्रजनन कर सकते हैं। ऐसा आपने इसमें देख लिया था। अब अपने जो बात करेंगे आज रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर, फर्स्ट जो साइकिल है वो है ओएस्ट्रस साइकिल या मध्य चक्र। ओएस्ट्रस साइकिल या जिसको हम कहते हैं मध्य चक्र। अब देखिएगा, ओएस्ट्रस साइकिल की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि ओएस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट फीमेल के अंदर पाई जाती है। नॉन प्राइमेट फीमेल का मतलब ये है कि प्राइमेट ऑर्डर जो होता है उसको छोड़ करके और जितनी भी स्तनधारी मादाएं हैं उनके अंदर ओएस्ट्रस साइकिल पाई जाती है। उसके बाद में आपको बताया था कि इनके अंदर मध्य चक्र में जो है वेजाइना से रक्त का प्रवाह नहीं होता है, और ये सबसे बड़ी बात, ये सीजनल ब्रीडर होते हैं, ऋतु प्रजनक होते हैं। ऋतु प्रजनक होने का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो है एक निश्चित ऋतु में जनन होता है, और निश्चित ऋतु में जब जनन होता है तो उसी दौरान इसके अंदर एक शब्द आता है हीट पीरियड, हम यूज़ करते हैं टेक्निकली। हीट पीरियड का मतलब ये होता है कि उस समय यानी ऋतु प्रजनक जो मादा ये होती है मध्य चक्र वाली, इनके अंदर क्या होता है कि उस ऋतु के अंदर है ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग होता है, और अंडोत्सर्ग की क्रिया जब होती है तो उस घटना को ही हीट पीरियड कहा जाता है। उसी दौरान मेल और फीमेल के बीच में कोपुलेशन मैक्सिमम होने से निषेचन की प्रोबेबिलिटी या संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद में ओएस्ट्रस साइकिल को मैं बताता हूँ कि एक ऋतु के अंदर कितने मध्य चक्र पाए जाते हैं। एक मध्य चक्र आता है, 2 मध्य चक्र आते हैं, बहुत सारे आते हैं या एक से ज़्यादा आते हैं, तो उस आधार पर जंतुओं को क्लासीफाई भी किया गया है मध्य चक्र के आधार पर ओएस्ट्रस साइकिल के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं एक मध्यकाली जंतु। एक मध्यकाली जंतु। अब एक मध्यकाली का मतलब क्या होता है कि वे जंतु जिनके अंदर एक जनन ऋतु के अंदर एक ही मध्य चक्र पाया जाता है, यानी एक प्रजनन ऋतु में केवल एक ही क्या पाया जाता है? मध्य चक्र पाया जाता है। ये कहते हैं कि एक जनन काल के अंदर एक ही मध्य चक्र पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? एक मध्यकाली जंतु कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है? कुत्ता या डॉग, जिसको हम कहते हैं। तो मोनोएस्ट्रस इंग्लिश में अगर बोले तो इसको क्या कहा जाता है? मोनोएस्ट्रस। तो मोनोएस्ट्रस का मतलब वे जंतु जिनके जनन काल में केवल कितने मध्य चक्र पाए जाते हैं? केवल एक पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या इसका? कुत्ता। दूसरे हैं द्विमध्यकाली जंतु। काली जंतु डाइएस्ट्रस। तो इनके अंदर क्या होता है? एक जनन चक्र में कितने मध्य चक्र पाए जाते हैं? 2 मध्य चक्र, यानी ये एक जनन काल में 2 बार गर्भ धारण कर सकते हैं। तो इन जंतुओं को क्या कहा जाता है? द्विमध्यकाली जंतु। इसका एग्जाम्पल है अपना बिल्ली। कौन सा एग्जाम्पल है इसका? बिल्ली। तीसरे जो जंतु हैं वो कौन से होते हैं? बहुमध्यकाली। बहुमध्यकाली के अंदर क्या होता है कि पोलिएस्ट्रस जिसको कहा जाता है बहुमध्यकाली। ये डाइएस्ट्रस, ये पोलिएस्ट्रस। अब पोलिएस्ट्रस के अंदर क्या होते हैं? एक जनन काल के अंदर एक से ज़्यादा मध्य चक्र पाए जाते हैं, और एक से ज़्यादा मध्य चक्र अगर होते हैं तो ये जंतु एक प्रजनन ऋतु में एक से अधिक बार गर्भ धारण इनकी मादाएं कर सकती हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है चूहा। एग्जाम्पल कौन सा इसका? चूहा है, गिनी पिग है, ये सारे किसके हैं? बहुमध्यकाली जंतु के जंतु। अब देखिएगा कि मध्य चक्र की यदि हम बात करें तो जैसे जो ओएस्ट्रस साइकिल है वो अलग अलग जंतु में अलग अलग होता है। जैसे चूहे के अंदर 4 से 5 दिन का होता है, खरगोश में 16 दिन का होता है, गाय के अंदर 21 दिन का होता है, कुत्ते के अंदर कितना होता है? 3 से 4 महीने के अंदर होता है। और कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं इनके अंदर जिनके अंदर प्रेरित ओवुलेशन पाया जाता है,
एक्टिव ओवुलेशन पाया जाता है। जैसे इसके अंदर खरगोश है, खरगोश के अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल के अंदर जब कोपुलेशन की क्रिया होती है, या यूँ कहते हैं कि जब मैथुन की क्रिया होती है तभी उसके अंदर अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। तो ये जंतु इंड्यूस्ड ओवुलेशन वाले जंतु होते हैं, प्रेरित अंडोत्सर्ग वाले जंतु होते हैं। अब देखिएगा यदि हम मध्य चक्र को पढ़ें तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है। ओयस्टर साइकिल को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रोएस्ट्रस स्टेज, दूसरी है मेटाएस्ट्रस, दूसरी कौन सी होती है? मेटाएस्ट्रस स्टेज, सॉरी दूसरी ओएस्ट्रस स्टेज है, तीसरी मेटाएस्ट्रस स्टेज है, स्टेज, और जो तीसरी है उसको हम डाईएस्ट्रस स्टेज या एनएस्ट्रस स्टेज भी कह सकते हैं। एन ओएस्ट्रस स्टेज है, इसको डाईएस्ट्रस स्टेज भी कहते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हैं, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस और एनएस्ट्रस स्टेज। अब यदि हम बात करें प्रोएस्ट्रस स्टेज की, तो प्रोएस्ट्रस का मतलब ये हुआ कि इसको हिंदी में जो अपने कहते हैं कि मध्य चक्र से पहले की अवस्था, इसको कहते हैं पूर्व मध्य अवस्था, मध्य अवस्था, इसको कहते हैं मध्य अवस्था, इसको क्या कहा जाता है? मध्य अवस्था। थर्ड जो है इसको हम कहते हैं मेटाएस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस हिंदी में यही नाम रहेगा इसका, उसको कहते हैं एनएस्ट्रस। अब देखिएगा इसमें होता क्या है कि प्रोएस्ट्रस जो स्टेज है ये मध्य चक्र से क्या होती है? पहले की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है? मोस्टली जो ये एफएसएच है उसका क्या होता है? स्राव होता है। प्रोएस्ट्रस के अंदर किसका स्राव होता है? एफएसएच का स्राव होता है। और इस दौरान अगर एफएसएच का स्राव होता है तो इस दौरान जो बने हुए जो पुटक होते हैं अंडाशय के अंदर वो अगली अवस्थाओं के अंदर जाते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं ओएस्ट्रस साइकिल, दूसरी अवस्था कौन सी होती है? ओएस्ट्रस साइकिल, जिसको हम कहते हैं कान्मोन्माद काल भी कहते हैं या हीट पीरियड भी कहते हैं। इस दौरान क्या होता है? एलएच हार्मोन के कारण ओवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग होता है तो इस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बनता है, सॉरी एस्ट्रोजन हार्मोन भी क्या होता है? बनता है, क्योंकि इस दौरान जो है ये अपने ग्राफियन फॉलिकल बन चुका होता है। तो इस दौरान इस स्टेज में एस्ट्रोजन बनना शुरू होता है। इसमें एस्ट्रोजन की सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। तो ओएस्ट्रस स्टेज को हम अंडोत्सर्ग अवस्था भी कहते हैं। उसके बाद मेटाएस्ट्रस स्टेज में क्या होता है कि अंडोत्सर्ग के बाद की अवस्था होती है, तो इसको पश्च मध्य अवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पश्च मध्य अवस्था भी कह सकते हैं। इसको ल्यूटिल अवस्था भी कह सकते हैं। ल्यूटिल अवस्था का मतलब इस दौरान क्या होता है कि अंडोत्सर्ग इसमें हो गया, अंडोत्सर्ग के बाद में आपको होता है कार्पस ल्यूटियम बनेगी, और कार्पस ल्यूटियम अगर बनती है तो एलएच की सांद्रता यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए कार्पस ल्यूटियम बनेगी। और कार्पस ल्यूटियम बनती है तो इस दौरान कौन से हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है, जो कि गर्भावस्था को बनाए रखने वाला क्या होता है? हार्मोन होता है। और चूंकि इस अवस्था में कार्पस ल्यूटियम बनी हुई होती है तो इसको हम ल्यूटिल अवस्था भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ल्यूटिल अवस्था भी कहते हैं। और तीसरी स्टेज कौन सी होती है? एनएस्ट्रस स्टेज। तो एनएस्ट्रस स्टेज के अंदर क्या होता है? किसी भी प्रकार का यूँ कह सकते हैं कि मध्य चक्र की जो घटनाएं वो रिवर्स क्रम में चलने लग जाती हैं। इस अवस्था के अंदर जो है गर्भाशय है, अंडाशय है, उसके अंदर नहीं अंडाशय में पुटक निर्माण होता है, नहीं गर्भाशय जो है वो भ्रूण के आरोपण के लिए तैयार होती है। तो वो अवस्था क्या कहलाती है? एनएस्ट्रस स्टेज। या यूँ ही कह सकते हैं कि इस अवस्था के अंदर जो है कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो चुकी होती है, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो चुका होता है, जिसके कारण जो है निषेचन की और जो गर्भधारण की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एनएस्ट्रस स्टेज। अब चूंकि आपको मैंने बताया था कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, क्योंकि मध्य चक्र में पढ़ रहे हैं एक रिप्रोडक्टिव साइकिल, और मध्य चक्र या रिप्रोडक्टिव साइकिल में क्या हो रहा है? मादा के जननांगों में चक्रीय परिवर्तन हो रहे हैं। तो चक्रीय परिवर्तन जब होते हैं तो इसमें ये नहीं है कि एनएस्ट्रस स्टेज के बाद में चक्कर रुक जाता है। एनएस्ट्रस स्टेज के बाद वापस कौन सी अवस्था आ जाती है? ओएस्ट्रस अवस्था, सॉरी कौन सी आ जाएगी? प्रोएस्ट्रस अवस्था। प्रो के बाद में कौन सी आती है? ओएस्ट्रस। ओएस्ट्रस के बाद में मेटाओएस्ट्रस, और मेटाओएस्ट्रस के बाद में कौन सी आती है? एनएस्ट्रस। अब दो चीज़ है, यदि गर्भ धारण हो जाता है तो मेटाएस्ट्रस स्टेज जब तक गर्भ धारण किए हुए रहता है, या यूँ कहते हैं कि पशु के अंदर प्रसव नहीं होता, जंतु के अंदर प्रसव नहीं होता है, तो मेटाएस्ट्रस स्टेज रहेगी। और जैसे ही प्रसव हो जाता है
तो प्रसव होने के बाद में वापस जो कार्पस लुटियम है वो नष्ट हो जाती है, जिससे क्या होगा एनेस्ट स्टेज आ जाती है कुछ समय के लिए। एनेस्ट स्टेज के बाद में वापस कौन सी अवस्था आ जाती है, प्रो एस्टेज। तो इस प्रकार से ये चारों जो यूँ कह सकते हैं कि घटनाएं हैं या स्टेजेज हैं वो एक के बाद एक क्रम में आती है, इसलिए इसको हम चक्कर कहते हैं। और देखिएगा कि ओएस्टर साइकिल जो है ये नॉन प्राइमेट फीमेल के अंदर हो रहा है, तो प्रो एस्टेज के अंदर तो क्या होता है कि अंडाशय के अंदर चेंजेज आ रहे हैं। ओएस्टर स्टेज के अंदर क्या होता है, अंडाशय के अंदर अंडोत्सर्ग होगा और साथ में गर्भाशय में चेंजेज आना शुरू हो जाते हैं जो कि गर्भ धारण के लिए होते हैं। मेटाओएस्टर स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो मेनली चेंजेज आते हैं वो गर्भाशय के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं। और एनेस्ट स्टेज के अंदर क्या होता है कि इन तीनों स्टेजेस के अंदर जो पॉजिटिव चेंजेज आए थे या यूँ कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेसिव चेंजेस आए थे वो सारे के सारे यूँ कह सकते हैं कि रुक जाते हैं। अब वो मादा जो है वो गर्भ धारण के लिए तैयार नहीं हो पाती है। और इसका रीज़न मैं आपको कहता हूँ कि हम ये प्रोएस्ट्रेस हो चाहे ओएस्ट्रेस हो चाहे मेटाओएस्ट्रेस हो चाहे एनेस्ट्रेस, सभी अवस्थाओं के अंदर कौन जिम्मेदार होता है, जो हमारे शरीर के हार्मोन्स होते हैं या नॉन प्राइमेट फीमेल के जो हार्मोन होते हैं। जैसे इसके अंदर एफएसएच का योगदान होता है, साथ में एस्ट्रोजन बनना लग जाएगा। यहाँ पर एस्ट्रोजन की सांद्रता बहुत अधिक हो जाती है, साथ में एलएच बनेगा। यहाँ भी एलएच का बहुत बड़ा योगदान और साथ में क्या बनने लग जाएगा, प्रोजेस्टेरोन बनने लग जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है आकर के प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की सांद्रता बहुत डाउन हो जाती है या कम हो जाती है, जिसके कारण ये अवस्था आ जाती है कौन सी, एनेस्ट्रेस। तो इस प्रकार से ये चारों ही अवस्थाएँ हैं वो किसकी है, ओएस्टर साइकिल की। अब अपने चारों में से चारों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सी, पूर्व मध्य अवस्था या प्रोएस्ट्रस स्टेज। तो प्रोएस्टर स्टेज की बात करें तो एस्टर स्टेज से ठीक क्या होती है, पहले की होती है। तो सबसे पहली बात यदि की बात करें, यह मध्य चक्र की सबसे पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था है। क्या सबसे प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में, इस अवस्था का कारण एडिनोहाइफाइसिस का एफएसएच हार्मोन जिम्मेदार होता है। एफएसएच हार्मोन जिम्मेदार होता है। कौन होता है, एफएसएच हार्मोन क्या होता है, इसका जिम्मेदार होता है। कौन सी अवस्था का, प्रोएस्टर स्टेज का। इसमें क्या होगा कि अब आपको पता है कि एफएसएच बनेगा, तो एफएसएच जब होता है तो इसमें क्या होता है कि जो एफएसएच है वो क्या करेगा, पुटकों को अगली अवस्थाओं में ले जाता है। तो जिससे प्रीमोर्डियल से प्राइमरी, प्राइमरी से वेजिकल और वेजिकल से कौन सा पुटक बनता है, ग्राफियन पुटक बनता है। अब आपको पता है पुटक जब बनेंगे तो कौन सा हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता बढ़ने लगती है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो पुटक कोशिकाएं होती हैं वो भी एस्ट्रोजन बनाती है और थीका जो इंटरना है उसके द्वारा भी किसका निर्माण होता है, एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। और अब साथ में क्या होगा कि इसमें जो गर्भाशय और जो वेजाइना है वो क्या होते हैं, संकुलित हो जाते हैं, कंजस्टेड हो जाते हैं, जिससे होकर के फिर सेंग्विनस जो फ्लूइड है उसका क्या होता है, स्त्राव होने लगता है। और वेजाइनल जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो मोटी होने लगती हैं। कारण है उसका, क्योंकि वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स मोटी क्यों होने लगती है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन बन रहा है वो वेजाइना के एपिथेलियल सेल्स के अंदर सेल डिवीजन क्या कर देता है, शुरू कर देता है, जिसके अंदर जो वेजाइना की और जो यूट्रिस की जो एपिथेलियल सेल्स है वो क्या होने लगती है, मोटी होने लग जाती है। और साथ में जो वेजाइनल का जो अपने सैंग्विनस तरल निकलता है उस सैंग्विनस तरल के अंदर क्या होते हैं कि जो अपने कोश केंद्र युक्त जो है अपने को एपिथेलियल सेल्स जो है वो दिखाई देती है। और इस अवस्था में आपको पता होना चाहिए कि मैथुन की क्रिया संभव नहीं होती है। तो ये सारी घटनाएं किसमें संपन्न होती है, प्रोएस्ट्रस स्टेज में संपन्न होती है। तो अपने अगला अगर टॉपिक देखें तो इसके अंदर क्या होगा, इस अवस्था में पुटक, इस अवस्था में पुटक अगली अवस्थाओं में जाते हैं, अवस्था में पुटक अगली अवस्थाओं में जाते हैं और अंत में ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण हो जाता है, का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में थीका एक्सटर्ना द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन
की सांद्रता एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। क्या करता है? बनता है। इस अवस्था में यूट्रियस व वेजाइना क्या हो जाते हैं? संकुलित यानी कंजस्टेड होता है, हो जाते हैं, कंजस्टेड हो जाते हैं तथा वेजाइनल एपिथेलियल मोटी हो जाती है, मोटी हो जाती है, यानी क्योंकि सेल डिवीजन उसमें शुरू हो जाता है। वेजाइना से होकर सैंग्विनस फ्लूइड, सैंग्विनस फ्लूइड द्रव बाहर निकलता है, सैंग्विनस फ्लूइड होता क्या एक्चुअल में? श्लेष्मा ही होता है, जो कि जो पहले से डेड सेल्स होती हैं जो है वो उनसे क्या निकलता है? ये श्लेष्मा निकलता है। और जो ये फ्लूइड निकलता है इसके अंदर क्या होते हैं कि केंद्र की युक्त उपकला कोशिकाएं इसमें दिखाई देती हैं। कौन सी? ये एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो क्या इसमें दिखाई देती है। और इस अवस्था में जो है मैथुन संभव नहीं होता है। इस अवस्था में मैथुन, नर और मादा का संयोग जो है वो संभव नहीं होता है, मैथुन संभव नहीं होता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि अपने पशुओं के अंदर जो ये अवस्था होती है प्रोएस्ट्रस, इसी को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि पशु ब्यावत काल में होता है, क्योंकि उसकी वजाइना से मेनली तो किसका स्राव होता है? जो सैंग्विनस फ्लूइड है वो क्या निकलता है? बाहर निकलता है। उस फ्लूइड को देख कर ये पता लगा सकते हैं कि जो मादा है उसके अंदर क्या है? मध्य चक्र शुरू हो चुका है। तो सैंग्विनल फ्लूइड जो है, और साथ में सैंग्विनल फ्लूइड के अंदर यदि हम सेलुलर लेवल पर देखें तो उसके अंदर क्या होगा? जो अपने न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो कि वेजाइना और यूट्रिस की होती हैं वो साथ में आती हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि कौन सी स्टेज चल रही है? प्रोएस्ट्रस स्टेज चल रही है। तो ये सारी अवस्थाएं किसमें, ये सारी घटनाएं किसमें संपन्न होती है? प्रोएस्ट्रस स्टेज में। तो प्रोएस्ट्रस स्टेज की यदि हम बात करें तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारी की सारी ये जनन क्रियाएं हार्मोन के द्वारा नियंत्रित है। तो सबसे पहला हार्मोन कौन सा है? FSH किसके द्वारा स्रावित होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है। उसके अलावा जो FSH बनेगा तो पुट्टक अगली अवस्था में जाएंगे तो कौन सा हार्मोन शुरू हो जाता है? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन में आपको बताता हूँ कि जो चेंजेस, या यूँ कह सकते हैं कि जो टूटने वाले चेंजेस एनेस्ट्रस स्टेज में आते हैं उनको वापस यूँ कह सकते हैं कि उनकी जो कह सकते हैं कि क्षति को पूरा करने के लिए यहाँ पर एस्ट्रोजन जो यूँ कह सकते हैं जो क्षति एनेस्ट्रस स्टेज के अंदर हुई थी, 4th स्टेज में होती हैं, उस क्षति को पूरा करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ बनना शुरू हो जाता है, जो कि गर्भाशय और वेजाइना के अंदर कोशिकाओं का डिवीजन शुरू कर देता है, सेल डिवीजन शुरू कर देता है, जिससे जो कमी हुई थी या टूट फूट हुई थी उसको क्या करता है? ये ठीक करना शुरू कर देता है। तो ये सारी अवस्थाएं किस में आती हैं? ओएस्ट्रस साइकिल की प्रोएस्ट्रस स्टेज के अंदर आती है। दूसरी स्टेज कौन सी आती है? एस्ट्रस स्टेज आती है। और एस्ट्रस स्टेज जिसको हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था के अंदर जो है अंडोत्सर्ग होता है, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल यहाँ बन चुका होता है। अब उसका क्या होगा? अंडोत्सर्ग होता है। अब अंडोत्सर्ग जैसे ही होता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? LH हार्मोन जिम्मेदार होता है। और इस अवस्था में आपको पता ही है कि जब ये पुट्टक कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी संख्या भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और वेजाइना की जो उपकला है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या था कि जो सैंग्विनल फ्लूइड निकल रहा था उसके अंदर अपने को कौन सी कोशिकाएं ज़्यादा दिख रही थी? न्यूक्लिएटेड एपिथेलियल सेल्स। अब यहाँ पर जो है चूँकि एपिथेलियम मोटी हो जाएगी तो जो एपिथेलियम के सबसे बाहर की कोशिकाएं होती हैं उसमें क्रिएटिन का जमाव होने लगता है, तो इसलिए अब जो फ्लूइड के साथ जो कोशिकाएं निकलती हैं उनके अंदर क्रिएटिन युक्त कोशिकाएं दिखाई देने लग जाती हैं। अब यदि यहाँ पर क्या होता है कि जो LH हार्मोन है वो इन सब क्रियाओं के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो अपना जो नेक्स्ट है वो कौन सी अवस्था है? एस्ट्रस स्टेज। अगली अवस्था कौन सी है? एस्ट्रस स्टेज। दूसरी स्टेज कौन सी है? ओएस्ट्रस स्टेज। तो इस अवस्था में क्या होगा?
इस स्टेज के लिए एडिनोहाइपोफाइसिस का LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको कहते हैं, हार्मोन जिम्मेदार है। इस अवस्था में, इस स्टेज में ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन या जिसको कहते हैं अंडोत्सर्ग होता है। इस अवस्था को कान्मोद काल या हीट पीरियड भी कहते हैं। क्योंकि अंडोत्सर्ग होता है। इस अवस्था में वेजाइनल एपिथेलियम मोटी हो जाती है तथा फ्लूइड में क्रिएटिन युक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्रिएटिन युक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्रिएटिन युक्त कोशिकाओं की संख्या क्या है, इसमें बढ़ जाती है। और इस अवस्था के अंदर क्या होगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी सांद्रता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता बढ़ जाती है। अब देखिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो पुट्ट कोशिकाओं और थिका इंटरना के द्वारा स्रावित हो रहा है। तो उस हार्मोन की सांद्रता यदि बढ़ेगी तो क्या होगा कि हार्मोन की सांद्रता बढ़ने से क्या होता है कि वो हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन जो है वो गर्भाशय और अंडवाहिनी के अंदर निषेचन के लिए उसको तैयार करेगा। और साथ में क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर जो उपकला लेयर उसको भी मोटा कर देता है ताकि आरोपण में कोई दिक्कत नहीं हो। साथ में उसके अंदर जो अरेखित पेशियां उनकी संख्या में भी क्या कर देता है, एस्ट्रोजन वृद्धि कर देता है। और जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर क्या करता है ये फैलोपियन ट्यूब की जो ये कह सकते हैं सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स है और जो म्यूकस ग्लैंड है उसके अंदर संख्या में वृद्धि कर देता है ताकि अंडा जो है वो आगे की ओर खिसकता जाए बिना किसी घर्षण के, और साथ में अंडे को क्या मिलता रहे, पोषण। तो ये काम कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता यहाँ इसमें अवस्था में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपने स्टूडेंट्स आज जो अभी ये अवस्थाएं देखी हैं, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल और स्ट्रेस साइकिल की दो अवस्थाएं हमने देख ली है, प्रो स्ट्रेस और एस्ट्रो स्टेज। कल अपने जो देखेंगे वो मेटा स्ट्रेस और एन स्ट्रेस स्टेज को देखेंगे। थैंक यू।